हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये मेरा PYQ सीरीज़ है, आज से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये MTS के लिए है। ये जो है 9 अक्टूबर 2024 का शिफ्ट 3 का पेपर है। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर पेपर के, वो हम लोग अभी सोल्व करेंगे साथ में। ठीक है, और इसमें जो हम देखते हैं इसका सिलेबस, तो इसका सिलेबस क्या है कि हाँ, मैथ और रीजनिंग जो है ना, इसका ये क्वालिफाइंग होता है। 40 नंबर, 40 क्वेश्चन होते हैं। 40 में आप 12 क्वेश्चन सोल्व कर दो, सही हो जाएगा, तो आप क्वालिफाई कर लोगे। सेशन 2 जो है ना, वो आपका इंग्लिश और रीजनिंग होता है, इंग्लिश और जीके होता है, जो कि रैंक डिसाइड करता है। उसी से आपकी नौकरी लगती है, मेरिट बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो, क्योंकि वैसे भी क्वेश्चन हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व नहीं करेंगे हम लोग। 12-15 अटैम्प्ट करेंगे मैथ रीजनिंग मिलाकर, क्योंकि इसमें बस क्वालिफाइंग करना है। ज़्यादा टाइम हम लोग सेशन 2 को देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप कमेंट करिए। ठीक है, और अगर ये सीरीज आपको चालू रखना है, जितने भी PYQs हैं MTS के, सब मैं करा दूंगा। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट करिए। ठीक है, जिस ईयर के भी जो शिफ्ट का चाहिए होगा मैं कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए कि जो भी PYQ आएगा तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। PYQs में अगर देखा हूँ, सच बोलिए, मैं PYQs देखा हूँ। ठीक है, तो सेशन 2 में जो जीके के क्वेश्चन होते हैं ना, इंग्लिश का जो पैटर्न है ना, वो हमेशा सेम रहा है। ठीक है, तो पेपर वैसे ही फ्लक्चुएट करेगा। वेंडर चेंज हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर कहीं दूसरी जगह से पूछ लेगा। 10th लेवल का ही पेपर रखेगा। ओके, आप PYQs पे भरोसा रखिए। मैं फेज 13 का भी पेपर देकर आया था इस बार, तो मेरे को पता है कुछ डिफरेंस नहीं है। फेज 13 के बहुत सारे PYQs से क्वेश्चन फेज 13 में आए थे, इसलिए MTS में भी डेफिनेटली आएंगे। इसलिए PYQ आपके लिए रामबाण होगा। और PYQs अगर आप सोल्व कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आप एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और PYQs से हम लोग ये देखेंगे कि जीके क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ये एनालिसिस भी करेंगे आपके साथ साथ में। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया मेरा, अगर जो स्टार्टिंग में पहले अच्छा लगा, तो बिल्कुल आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नाव है जो अस्थिर जल में गति उसकी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि नाव को 20 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल तय करने में 2 घंटे लगते हैं। तो धारा की गति क्या है? मतलब ये कह रहा है कि मतलब जो नाव की जो चाल है ना, वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, जबकि नाव को 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में, यानी कि 20 किलोमीटर दूरी है, इसको तय करने में आपको 2 घंटा का समय लगता है। तो चाल क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी 20 है, बटा में समय 2 घंटा, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर, ये आपका चाल आया। लेकिन हम लोग पहले मेंशन किया गया ये तो 8 है, तो ये 10 कैसे हो गया दोस्त? तो ये जो एक्स्ट्रा 2 है ना, +2, ये आपका नाव का चाल है। अरे सॉरी, नाव बोल रहा हूँ मैं, जो पानी है ना उसकी चाल है। पानी की चाल के साथ अनुकूल चल रहा है ना, तो पानी की चाल के साथ वो चल रहा है, यानी कि उसका 2 किलोमीटर प्रति घंटा पानी की चाल ऐड हो गया है। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो वही 2 आपका जो है आंसर, वो आपका आ जाएगा नाव, जल का चाल, धारा की गति हो जाएगा ना। चलिए, अब कह रहा है एक दर्जन संतरे में 96, एक दर्जन संतरे 96 में मिलते हैं, 2 दर्जन सेब 240 में मिलते हैं, 4 अनानास 180 में मिलते हैं, तो प्रति फल का औसत मूल्य क्या है? कुछ नहीं करना भाई, सिंपल है। देखिए 2 तरीका है, लेकिन यहाँ पे बहुत मैं जानता हूँ मीडियम से लेके हाईएस्ट, मतलब अच्छे-अच्छे बच्चे भी वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं जो नॉर्मल प्रोसेस है वो लेकर चलता हूँ। तो क्या करना है कि सब प्राइस वाले को जोड़ देना है। तो 240 और 180 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 0, 8 4 12, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 420। 420 और 96 अगर जोड़ते हैं हम तो आएँगे, कितना आएगा? तो 516, ठीक है, 516। और कितने टोटल सेब हैं, टोटल सॉरी फल हैं, तो 1 दर्जन संतरा यानी कि 12 संतरा है, ठीक है? और 2 दर्जन यानी कि 24 सेब है, और 4 अनानास है, तो 24 4 28, और 28 और 12 कितना हो जाएगा? 40। तो जब इसको 40 से 4 से इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 1 से कटेगा, ठीक है? तो 4 दूना 8, 4 9 36, यानी कि 12.9। तो आपका ऑप्शन जो डी है ना, 4 है ना, वो आपका सही हो जाएगा। चलिए, अब कह रहा है कि किसी कच्चे माल का मूल्य 2 वर्षों में समान प्रतिशत बढ़ता है और मूल्य 120 से बढ़कर 145। देखो कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है ना कि ये सिंगल डिस्काउंट में पूछ रहा है, मतलब कि एक डिस्काउंट को 2 बार दिया जा रहा है, तब जाकर 100 डिस्काउंट नहीं, सॉरी, प्राइस बढ़ाया जा रहा है, तो वो जो है 120 से बढ़कर है ना 145 रुपया 20 पैसा हो जाता है। तो देखो इसमें सब 2 पॉइंट के, एक है 10%, एक है 11%। तो एक बार हम लोग 10% देख के करके देखते हैं, क्योंकि 10% बहुत सिंपल होता है। 10% उसका निकालना किसी भी नंबर का बहुत सिंपल होता है। 120 का 10% 12, 120 का 10% 12 होता है ना, तो 12 हो जाएगा, तो 120 में अगर हम 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 132।
132 ओके। अब 132 का जब 10% हम ऐड करेंगे तो 132 का 10% कितना होगा 13.2। तो जब हम ऐड करेंगे तो 2 3 2 5 3 1 4 1 145.2 यानी कि आपका ये आ गया, यानी कि ऑप्शन जो 2 है वही आंसर हो जाएगा बस सही। चलिए अब कह रहा है कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि सबसे बड़ा फिर उसके बाद धीरे धीरे छोटा। ठीक है, तो 3:2 क्या है तो 1.5 है, सॉरी 3:2 जो है ना 1.5 है, सही बात 1.5 है। 4:3 क्या है तो 0 पॉइंट सॉरी 1.3 है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा 1.5 है 1.3 से, यानी कि 3:5 जो है ना वो पहले नहीं आएगा 3:2 के। ठीक है, तो चलिए पूरा निकाल लेते हैं। अब देखो 5/6, अब भाई छोटा वाला ही ऊपर हो गया है तो ये तो बिल्कुल लो होगा, यानी 5/6 से स्टार्ट ही नहीं होगा। तो जो 5/6 से स्टार्ट होगा इसको काट दो, ये कट जाएगा। 1/5 है तो 1/5 भी छोटा हो जाएगा, ये तो इससे भी छोटा है, यानी कि 1/5 से भी जो स्टार्ट है ये भी कट जाएगा। अब देखिए इसमें दोनों में मैच करते हैं तो भाई 3.2 जो है मेरा बड़ा है 1.5, जो 3.2 से है ना वो आपका ऑप्शन 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे 6:5 दिया हुआ, 6:5 किसी में है ही नहीं तो आपका ऑप्शन जो थर्ड है वो सही हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर लंबाई और 16 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार शीट को एक बार लंबाई के साथ और दूसरी बार चौड़ाई के साथ किनारों से मिलाकर मोड़ा जाता है ताकि ये दो संभावित तरीकों से एक बेलनाकार पाइप बन जाए। तो बड़ा आयतन छोटे आयतन का कितना प्रतिशत है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक आयताकार शीट है, ठीक है, एक आयताकार शीट है, ठीक है, जिसका लंबाई जो है ना वो कितना है 28 सेंटीमीटर है और इसका चौड़ाई जो है 16 सेंटीमीटर है। वैसे तो चौड़ाई ज़्यादा दिख रहा है लेकिन चलिए मान लेते हैं। तो कह रहा है कि इसको जब मोड़ा जाता है लंबाई के अनुदिश, यानी कि जब हम इसको लंबाई के अनुदिश ऐसे अगर हम मोड़ते हैं तो एक बेलन बन जाता है। आप कोई भी पेपर को लंबाई के उसके मोड़िएगा तो बेलन बन जाता है। ठीक है, तो जब बेलन बनता है ना तो बेलन का जो परिधि होता है ना, परिधि यानी कि 2πr, ठीक है, 2πr बेलन का जो परिधि होता है दोस्त, वो आपका जिसके अनुदिश मोड़े हैं वही हो जाता है। तो हम स्टार्टिंग में लंबाई के अनुदिश मोड़े हैं, लंबाई के अकॉर्डिंग मोड़े हैं, तो लंबाई ही इसका परिधि हो जाएगा, परिधि के बराबर। और इसका जो हाइट हो जाता है बेलन का वो चौड़ाई इसका हो जाता है, इसका चौड़ाई जो है 16 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे आर कितना हो जाएगा, तो आर कितना हो जाएगा तो आर इज इक्वल टू 14/पाई हो जाएगा ना। चलिए 14/पाई आ जाएगा। तो इसका जो आयतन होता है फॉर्मूला, आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच से इसका हम आयतन निकालेंगे। ठीक है, यानी पाई, ठीक है, आर कितना था मेरा तो 14/पाई, यानी 14 का स्क्वायर यानी 196। अब पाई स्क्वायर है तो नीचे से एक पाई से एक पाई कट जाएगा, तो ये पाई को आप ख़त्म ही कर दो, यानी कि क्या आया आपका एकदम शॉर्ट सॉल्यूशन लेके चलेंगे तो 196, ठीक है, और बटा में पाई। चलिए और एज कितना है गुना में आपका 16 गुना है, यानी कि 196 इंटू में 16 बटा में पाई, इसको गुना कर लेते हैं 16 छक 96, ठीक है 9 हो जाएगा, 16 9 144, तो 144 हम 9 में जोड़ते हैं, 9 4 13, ठीक है, और 4 1 5, सॉरी 9 4 13, तो 13, ठीक है। चलिए अब क्या है 9 4 13 और 3 और 1 4 1 5 1 153 यानी 15 हासिल हो जाएगा। अब 16 15 तो 15 दूना 30 और 1 31 31 36/पाई, ये इसका आपका क्या आया तो वॉल्यूम आया। अब सेम इसी प्रकार से आप सेकंड वाला का निकालें, सेकंड वाला यानी क्या तो यहाँ पे 2πr जो हो जाएगा ना। अब चौड़ाई के अनुदिश अगर हम मोड़ते हैं किसी सीट को तो जो मतलब आपका जो इसका परिधि बनेगा वो चौड़ाई बराबर बनेगा, और इसका जो हाइट हो जाएगा ना वो हाइट हो जाएगा अब 28 हो जाएगा। अब इससे निकालो आप आपका वॉल्यूम निकालो और उसके बाद एक दूसरे का देख लो कितना प्रतिशत है, तो बटा में कर देना, अब इंटू में 100, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप एक बार ट्राई करना इसको, मैं तरीका बता दिया हूँ, आप ट्राई करना। चलिए अब कह रहा है कि 2,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या है? कुछ नहीं करना भाई, सिंपल। आप एक फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हो, PRT बटा में 100, नहीं तो अगर आप थोड़ी से मतलब माइंड से शार्प हो तो कुछ नहीं करना, दिमाग से नहीं कर सकते हो। 2000 8% क्या होता है 8% होता है 2/25, ठीक है, तो 2/25 यानी कि 1 वर्ष के लिए 2/25, तो 2 वर्ष के लिए 4/25, यानी 2000 का 4/25, 2000 का 4/25। अब भैया 25 से अगर हम 2000 को डिवाइड करें तो 8 बार में कटेगा, 80 बार में, अब 800 का 32 यानी कि 320। चलिए अब कह रहा है कि 5 सदस्यों के एक परिवार का औसत वजन
याद कीजिए जिसके वजन क्रमशः इतना 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 और इतना है, ठीक है, कुछ नहीं करना। देखिए पहला परिवार का वजन कितना है भाई, पहला फैमिली का 40, 49, 56, 65 और 37। देखिए आप क्या कर सकते हो ना कि इसका पूरा 5 इस सब कुछ सारे को जोड़ के और 5 से डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन उतना नहीं करना है, ठीक है, उतना नहीं करना है। क्यों फालतू में दिमाग खराब करना है। आप क्या कर लो, एक 50 एक आप खुद से एक वैल्यू पुट कर लो, ठीक है, 50 सिंपल। अब देखिए 40-50 से कितना कम है, -10 कम है, ठीक। 49-50 से कितना कम है भाई, तो -1 कम है, ओके। 56 कितना बड़ा है, +6 है, ओके। 65 कितना बड़ा है, तो +15 बड़ा है, ओके। और 37 कितना कम है 50 से, तो 13 कम है, तो -13। तो जब हम माइनस वाले को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 23 और 1 24 यानी -24। और जब हम प्लस वाले को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 21। और जब ये दोनों को आपस में हम जब जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, तो कितना आएगा, -3 आएगा। यानी कि फाइनली हमको क्या मिला, -3 मिला, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस, ठीक है, -3 जो है वो हमको मिला। लेकिन -3 जो है ना भाई, वो पाँचों में ना डिवाइड होगा, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। तो कितना है, 0.6, यानी कि 0.6 जो है वो क्या है, माइनस में है, माइनस में है। तो हम लोग शुरू स्टार्टिंग में क्या वैल्यू पुट किए थे, 50 पुट किए थे ना, तो 50 में हम -0.6 कर देंगे। माइनस क्यों किए, क्योंकि माइनस में आया, अगर प्लस में आता तो प्लस करते हैं। तो जब हम माइनस करते हैं 50 में से 0.6, तो आपका 49.4 जो है, आपका जो ऑप्शन डी है ना, वो आपका आंसर डी जो है सही हो जाता है एकदम। चलिए, एक व्यापारी जो है ग्राहक को 1000 ग्राम के बजाय 800 ग्राम देता है, तब व्यापारी का प्रतिशत लाभ क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, लेकिन इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है ना कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या रखना है, सीपी का वैल्यू यहाँ पे क्या रखना है, मैं बताता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा। तो 1000 ग्राम है आपका, ठीक है, और एक है 800 ग्राम। यानी क्या होता है ना, पहले सवाल को समझिए। हम लोग जैसे कोई दुकान में जाते हैं, तो जो दुकानदार है ना वो बहुत चालाक होता है, वो ऐसा बट्टा का यूज़ करता है, यानी ऐसा जो तौलने वाला होता है ऐसा यूज़ करता है। हम लोग 1 केजी माँगते हैं और वो ऐसा शो करता है, या फिर मतलब उसका तरीका है कि वो 800 ग्राम ही तौल के मेरे को दे देता है। तो मेरा तो भाई 200 ग्राम का नुकसान हुआ ना दोस्त, तो 200 ग्राम का नुकसान हुआ, लेकिन कितने पे, यही इम्पोर्टेंट है। 1000 पे क्या? तो नहीं, ये 800 पे, क्योंकि हमको मिला कितना, वो दिया कितने का, मतलब कितने ग्राम का पैसा वो दिया, तो 800 ग्राम का ही दिया ना, तो यहाँ पे सीपी 800 हो जाएगा, ठीक है, इंटू में 100। कभी भी 1000 नहीं लिखिएगा ना, तो आपका मिस्टेक हो जाएगा, ये 25%। अगर अभी 1000 लिखते तो 20%, जो कि आसमान ज़मीन का अंतर है, ठीक है। तो आपका फ़ायदा कितना हुआ, 25% हुआ। चलिए, अब कह रहा है कि फिनाइल और पानी का जो ये है विलयन है, ये है, देखिए ये रेशियो में है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना इसमें, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब दिमाग में भी खर्चा होगा। अभी आपको जीके और रीजनिंग सोल्व करना है दोस्त, ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग वेस्ट नहीं करना है ऐसे सवालों में, ठीक है। ऐसे आप, मैं बना सकता हूँ, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, और सेशन 2 भी करना है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। आप एग्जाम में भी छोड़ना है, आपको छोड़ देना है सब सवाल, ठीक है, क्योंकि क्वालिफाइंग है, मेरे को क्यों बनाना है सब, सबका सब थोड़ी बनाना है, क्यों अपना दिमाग फालतू में खर्च करना है। तो आप छोड़ देंगे, आपको बस 12 क्वेश्चन बनाने हैं, 15 कम से कम बना लो, बस मैटर क्लोज, ठीक है। आगे देखते हैं। एक निश्चित राशि, अब नेगेटिव मार्किंग है भी नहीं, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है, जिसमें 2 वर्षों में 15,000 और 4 वर्षों में 20,000 होती है। तो प्रति वर्ष देखो, ये भी लंबा क्वेश्चन है, लंबा वैसा नहीं है, मैं तो इसे 10-20 सेकंड बना दूंगा, लेकिन अगर आपको लंबा दिख रहा है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो फिर भी चलिए मैं बना देता हूँ, नहीं तो आप कहिएगा कि सब क्वेश्चन छोड़ ही दो। तो देखो, 2 वर्षों में 15,000 है, मतलब 2 वर्षों में, ठीक है, 2 वर्षों में जो है 15,000 है, और 2 वर्षों में कितना है मेरे दोस्त, 15,000 है, ठीक है, और अगले 2 वर्षों में 20,000 हो जाता है, ठीक है, कितना हो जाता है, 20,000 हो जाता है, ठीक है। यानी कि 5,000 बढ़ गया, तो 2 वर्षों में 5,000 बढ़ रहा है दोस्त, तो 1 वर्षों में कितना बढ़ेगा, 2,500 बढ़ेगा, ठीक है, 2,500 बढ़ेगा। यानी कि जब ये 2 वर्षों में 15,000 हुआ था, ठीक है, जब ये 2 वर्षों में 15,000 हुआ था दोस्त, तो 5,000 बढ़ा होगा, यानी कि स्टार्टिंग जो हम किस वो ब्याज लिया होगा वो 10,000 लिया होगा, 10,000 लिया होगा, तभी ना वो 2 वर्षों में वो 15,000 हो गया, क्योंकि एक वर्ष में 2,500 बढ़ रहा है, तो 2 वर्षों में कितना बढ़ेगा, 5,000 बढ़ेगा, तभी ना 10,000 से 15,000 हो गया। तो आपका जो पी हो गया ना वो 10,000 हुआ, ठीक है, 2 सालों के लिए, ठीक है। आर, और बटा में 100, ठीक है, और बराबर में कितना है आपका, 5,000 आपका ब्याज मिला है, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 5 दूना 10, और
ये तो रेट है ना, 2 दूना 4, 4 से जब 100 में डिवाइड करेंगे तो 25%, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन जो है ना वो कौन सा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि 25%। चलिए अब कह रहा है एक ट्रेन जो है ना उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है, यह जो है राज और मधुर को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में ओवरटेक करती है। जो समान दिशा में गति से चल रहे हैं तो ट्रेन की गति क्या होगी। देखो इसमें क्या है कि डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस जो है आपका सेम है, और जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड और कितना लगा है इसको, 9 लगा है, तो 9 का 5/18 कितना होता है, तो 5/2 होता है, ठीक है। इसको सेकंड को हम लोग इसमें 5/18 यहाँ पे हम गुना करेंगे, ठीक है। चलिए इंटू में 9, ठीक है, क्योंकि ये जो चाल है इसको हम 5/18 में चेंज किए, इंटू में 9। ओके, अब इसी के इक्वल जो हो जाएगा आपका हो जाएगा हाँ y माइनस में 4, ठीक है। अब इसका भी 5/18 टोटल का, और इंटू में कितना आपका हो जाएगा 10, ठीक है। अब ये जो है इसको इक्वेशन को बराबर कीजिए और y का वैल्यू निकल जाएगा इससे, इसे कितना निकल, इसका किसका किसका वैल्यू निकलेगा, तो आपका स्पीड का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। और जब स्पीड का वैल्यू निकलेगा ना तो आप यहाँ पे आप दूरी निकालना है, दूरी निकालना है तो यहाँ पे y की जगह पे पुट कर दीजिए, तो ये इक्वेशन सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका x आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है इसलिए इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो सिंपल मिलेंगे अभी। देखो ये जैसे क्वेश्चन है, एक कमरे के आयाम, ठीक है, 1650 सेंटीमीटर, 1350 सेंटीमीटर और 900 सेंटीमीटर हैं, तो सबसे लंबे टेप का आकार क्या होना चाहिए जिससे तीनों आयामों को ठीक से मापा जा सके। एचसीएफ निकालना है, कुछ नहीं करना है, इसका एचसीएफ निकालना है दोस्तों, ठीक है। एचसीएफ इतना बड़ा बड़ा नंबर का कैसा निकालते हैं, तरीका बताओ, मैं तरीका भी बताता हूँ। देखो 1350, 1650 और एक है आपका 900, ठीक। कुछ नहीं करना, इसका एक दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों का जब डिफरेंस लेते हो ना तो 300 आएगा, आएगा 005 आएगा ना, ये दोनों का डिफरेंस। ओके, क्या 300 से तीनों नंबर कट रहे हैं क्या, बताओ, तो भाई 900 तो कट जाएगा। चलिए ये कटेगा क्या, तो 6 5 11 1 12, 30 से नहीं कटेगा, 300 से तो ये तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 300 जो है आपका एचसीएफ नहीं होगा। अब इसका आधा करो यानी कि 150। अब बताओ 150 से सारे कट जाएंगे क्या, तो 150 से 900 तो कट ही जाएगा, और जब इसको काटेंगे हम 15 से तो ये भी कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 11 से कट जाएगा, ठीक है। 15 से तो 135 कट ही जाता है, ठीक है। 15 9, यानी कि आपका 150 जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 150 आपका एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब है कि 8 पारियों में क्रिकेटर का औसत 68 रन है, 9वीं पारी में वो 220 रन बनाता है, उसका औसत स्कोर क्या है। देखो कितना बढ़ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 8 पारी में जो है ना वो 68 रन के औसत से बनाता है, तो टोटल रन कितना बनाया होगा, तो 8 8 64, 8 6 48 और 6 54, 544 रन बनाया होगा। ऐसे एक तरीका और है, शॉर्ट तरीका, लेकिन हम लोग बेसिक से चलते हैं। 9वीं पारी में जो है 220 रन बनाता है, तो 9वीं पारी में 220 रन एक्स्ट्रा और बनाए, तो 4 4 2 6 5 2 7, 764 रन टोटल बनाया है, ठीक है। अब 764 को हम डिवाइड करेंगे इससे 9 से, अब क्योंकि 9 पारी हो गया ना टोटल, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 8 72, 4 9 बजे 45 मान लेते हैं, 44 है तो 45 मान लेते हैं, यानी 85, ठीक है। लगभग लगभग कट नहीं रहा, तो यहाँ लगभग लिखा भी है निकटतम पूर्णांक, ठीक है। तो 45 मान लेते हैं, तो यानी 45 हो गया आपका औसत। अब पहले कितना था, 68 था, अरे 45 नहीं, सॉरी 85 ना, 85 85, हाँ। तो पहले कितना था, 68 था, तो कितना बढ़ गया 17, तो आपका ऑप्शन जो है 4 ये सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल होता है। कह रहा है कि किस शाखा में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात न्यूनतम है दोस्त, तो बस इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अनुपात निकालना है 100, और सिविल में देखेंगे 100/60, ठीक है, यानी कि 5/3, तो ये अनुपात वाला है, आप खुद कर सकते हो, ठीक है। और वही रिलेटेड है, ठीक है। अब है कि हाँ एक क्वेश्चन ये देखो, ये वैसे तो मैं तो सजेस्ट करूँगा ना बनाओ, लेकिन चलो एमटीएस के अलावा भी कोई पेपर का तैयारी कर रहे हो तो बढ़िया है। देखो एक शंक्वाकार तंबू में 12 व्यक्ति रह सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर जगह और सांस लेने के लिए 20 मीटर क्यूब हवा की आवश्यकता है,
तो तंबू की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो भाई 5 मीटर एक व्यक्ति के लिए 5 मीटर है, तब 12 व्यक्ति के लिए 60 मीटर स्क्वायर जगह की जरूरत होगी, होगी ना। सांस लेने के लिए 20 मीटर क्यूब, यानी कि एक व्यक्ति के लिए अगर 20 है तो इसके लिए 20 12 12 छक 72, यानी 720 मीटर क्यूब की आवश्यकता होगी। ओके, चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या देखे थे, तो 12 तंबू की ऊंचाई हम लोग ज्ञात करना है। तो शंकु का ठीक है, जो वॉल्यूम होता है ना वो क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हम लोग आर तो निकला ही नहीं है, तो आर कैसे निकालेंगे, तो आर निकालेंगे हम इसके एरिया से निकालेंगे। ठीक है, इसके आधार के एरिया से निकालेंगे। ओके, तो इसका आधार का एरिया क्या होता है अभी, तो पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 60। ठीक है, तो यहाँ से आर हम निकालेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे और इसका वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 60/पाई, तो आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, बनाइएगा, क्योंकि लंबा वीडियो ना हो इसलिए हम ज़्यादा ये नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 3000 की राशि पर 9% वार्षिक ब्याज दर से 6 वर्षों के लिए 17 में कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है। तो 3000 की राशि है, 3000 की राशि है और 6 वर्षों के लिए तेरा है और 9% पे, तो कुछ नहीं करना भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 चौक 54, 54 3। ठीक है, 54 दिया 1620। ठीक है, चलो अब है, तो टाइम भी नहीं है ना, 18 मिनट बचा है। अब रीजनिंग का कुछ देख लेते हैं। ठीक है, रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भाई क्या कह रहा है ये कि सी वी, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, दिमाग लगाना है। सी के बाद क्या आता है, सी डी ई एफ जी, यानी कि 3 गैप के बाद। ओके, जी के बाद जी एच आई जे के, यानी कि 3 गैप के बाद, यानी कि 3 गैप के बाद कर रहा है। तो के बाद यहाँ क्या होगा, जी एच आई जे के एल एम एन ओ, यानी कि ऑप्शन स्टार्ट ओ से होगा। तो ओ से 2 है, 1 भी है और 3 भी है। ठीक है, तो आपका या तो 1 होगा या तो 3 होगा। और सेकंड जो है इसका पी सेम है, यानी कि हम सेकंड वाला मैच नहीं करेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट लास्ट वाला मैच करेंगे। ठीक है, तो क्या है, तो एफ के बाद जे है, तो ए बी सी डी एफ, ठीक है, एफ जी एच आई जे, यानी कि ये भी 3 अंक के बाद। ठीक है, अच्छा, जी एच आई जे के बाद यहाँ पे के एल एम एन, 3 अंक के बाद। तो एन के 3 अंक के बाद क्या होगा, एन जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, यानी कि आपका आर आएगा, यानी कि लास्ट में आपका आर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, ओ पी आर। ठीक है, ये सीटिंग अरेंजमेंट है भाई, लंबा चला जाएगा इसलिए हटाइए। इसको है कि प्लस माइनस को और प्लस भागा को चेंज करना है, कुछ नहीं करना। 16 माइनस को क्या लिखना है दोस्त, गुना लिखना है 66। ठीक है, प्लस को भागा लिखना है दोस्त, और आपका 6 हो जाएगा। और गुना को क्या लिखना है, माइनस लिखना है और 26, और भागा को प्लस लिखना है 36। ठीक है, तो पहले डिवाइड होगा तो 11। ठीक है, और जब 16 को हम 11 से गुना करेंगे तो 6 1 7 176। ठीक है, अब क्या है, तो माइनस में 26 में से 36 होगा तो प्लस में 10, यानी कि 186। सीधी सी बात है, 186। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इसमें बहुत लोगों का गलती होता है। ठीक है, बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है इसमें। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। सभी शार्क वेल है, जो सभी शार्क है ना, वो वेल है, यानी कि वेल है। चलो, और क्या है, कोई भी वेल जो है डॉल्फिन नहीं है, यानी कि डॉल्फिन अलग से इसका बनेगा। ठीक है, तो अब निष्कर्ष पे क्या है, तो कोई भी शार्क डॉल्फिन नहीं है, कोई भी शार्क डॉल्फिन नहीं है, तो डॉल्फिन है ना, कोई भी शार्क डॉल्फिन नहीं, सही बात है भाई, कोई रिलेशन नहीं इन लोगों में। कोई भी डॉल्फिन वेल नहीं है, कोई भी डॉल्फिन वेल भी नहीं है, सही चीज़ है भाई। कहाँ डॉल्फिन कोई वेल है, यानी कि आपका जो दोनों है ना, किधर है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। भाई देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो 1 से 2 है, 2 से 3, यानी कि 1 से फिर 1 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, फिर 7 बढ़ाया, फिर फिर क्या बढ़ाएगा, तो ये बढ़ाने वाला नहीं है। ठीक है, ये सीरीज बढ़ाने वाला नहीं है, ये बस 2-3 चीज़ों पे ही फ्लक्चुएट करता है, तो ये बढ़ाने वाला नहीं है, यानी कि ये कुछ गुना करने वाला है। तो भाई देखो, 1 से हम 2 में गुना करते हैं। ठीक है,
और 2 में गुना करते हैं हम, कुछ नहीं जोड़ते हैं, 0 जोड़ते हैं, तो मेरा 2 आया। ओके, ओके, ओके। अब हम जब 2 को, यही 2 को हम फिर से 2 से गुना करते हैं और प्लस में 1 करते हैं, तो 5, हाँ, बैठ गया दोस्त, 5, ठीक है। और फिर हम 5 को फिर से 2 से गुना किए, अब 2 जोड़ेंगे तो 5 दूना 10, 2 12, तो 12 भी आ गया। ओके, यानी कि हम 12 को 2 से गुना करेंगे और प्लस में 3 करेंगे, तो 12 2 24, 12 दूना 24 और 3 27, तो आपका ऑप्शन डी सही है। लेकिन हाँ, एक बार इसको कंफर्म करने के लिए आगे क्या करते हैं ना, कि आगे वाला भी मैच करा लेते हैं। तो 27 आया मेरा, ठीक है, 27 आया मेरा, तो 27 का हम कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। पिछले बार 3 ऐड किए थे, इस बार 4 ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 27 दूना 54 और 4 58, यानी आपका 58 आ गया। तो ये आपका जो तरीका, जो मेथड बैठा, वो सही बैठा। चलिए, देखिए, मैं अगर आप बोलोगे तो इसका एक सीरीज, मतलब वीडियो ले आऊँगा। ये बस 3-4 चीज़ों पे ही फ्लक्चुएट करता है, गुना, भागा, स्क्वायर, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं, अगर आप कहोगे तो मैं निकाल दूंगा कि 4 टाइप क्या होता है। टाइप वाइज मैं क्वेश्चन लाऊंगा, बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, हाँ, ए बी 10 सी डी के एल एम एन, कुछ नहीं करना भाई। ए बी के बाद यहाँ पे क्या दे रहा है, ए बी के बाद क्या दे रहा है, सी डी, ए बी सी डी, के एल एम एन, यानी कि पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। तो डब्ल्यू एक्स यानी कि यही होगा, या तो 2 होगा या तो 3 होगा। अच्छा, अब यहाँ पे 10 दिया हुआ है भाई, 29 दिया हुआ है, ये 65 दिया हुआ है, और ये 84 दिया हुआ है, ये 25 दिया हुआ है। ऐसा क्यों लिख रहा है दोस्त? देखो, ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, और बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है ना। तो यहाँ पे क्या किया है, तो 2 और 1, अच्छा देखो, पहले 10 था, वैसे नहीं किया, देखो पहले 10 था, ठीक है, ए बी में 10 है, सी डी में 29 है, यानी कि 19 बढ़ा दिया, 19 बढ़ा दिया ना, 19 बढ़ा दिया। ओके, चलिए, अब यहाँ देखो, के एल में 65 था, के एल में 65 था, और एम एन में 84 है, तो हाँ, यहाँ भी 19 बढ़ गया भाई। चलिए, बैठ गया, यानी कि 25 में भी हम क्या करेंगे, 19 बढ़ा देंगे, यानी कि 9 5 14, 2 1 3 1 4 44, यानी कि आपका ऑप्शन 3 जो है एकदम करेक्ट हो गया। चलिए, अब क्या कह रहा भाई कि 12, इसमें गुना भागा को आपस में बदल जाता था, ठीक है। 12 भागा को गुना में बदल दिए 2, और गुना को भागा में बदल दिए 6, और माइनस को प्लस में ना, माइनस को प्लस में, हाँ, तो प्लस 11 और माइनस में 12। चलिए, ये सब क्वेश्चन बनाना है, ये सब छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो जब इसको भागा को जब हम चेंज करते हैं, तो बटा में यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू 2, 2 दूना 4, ठीक है, 4 प्लस में 11 में से 12 कटेंगे माइनस 1 हो जाएगा, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो माइनस, 4 में से 1 माइनस 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सिंपल है, आप खुद कर सकते हैं। अगर मेरा नहीं समझ में आया क्या क्या किया मैं, तो आप ये तो सिंपल आप खुद कर सकते हो। चलिए, अच्छा, कितना क्वेश्चन बना लिया भाई, 17, अरे काफ़ी है, काफ़ी है, काफ़ी है, ठीक है। अब क्या ही बनाना है इसमें, ठीक है। इसका देख लीजिए, मिरर, आर ए, ठीक है, पी, यानी कि ये सही है। देखिए, आर, ये आर आर आर, ये सही सबका, ठीक है, लेकिन ये 4 तो एकदम नहीं होगा भाई, 4 कहाँ से होगा, 4 एकदम नहीं होगा, ठीक है, सॉरी, 4 तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि आर है ही नहीं। आर तीनों में सही है, ए भी सही है, लेकिन पी देखिए, अब यहाँ पे पी थोड़ी है, 6 दे दिया, तो ये एकदम गलत होगा। पी ऐसे थोड़ी होगा, पी इधर है, तो पी ऐसे बनेगा ना, तो पी आपका ऑप्शन जो 3 है ना, वो सही हो जाएगा। चलिए, सिंपल है। अच्छा, कुछ जड़ी बूटियाँ पेड़ है, ठीक है, कुछ जड़ी बूटी जो है ना, वो पेड़ है, कुछ जड़ी बूटी जो है वो पेड़ है। ये जड़ी बूटी है, जे से हम कर देते हैं, पेड़ को पी से करते हैं, पेड़ है, ठीक है। चलिए, अब कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं, तो इसको पौधे को पी ओ से। चलिए, अब क्या कह रहा है, कुछ जड़ी बूटी पौधे हैं, कुछ जड़ी बूटी पौधे हैं, नहीं नहीं नहीं, गलत। कम से कम कुछ पेड़ जड़ी बूटियां, कम से कम कुछ पेड़ जो है ना, वो जड़ी बूटियां, हाँ है, तो केवल 2 अनुसरण करता है, यानी कि आपका 2 ऑप्शन सही। चलिए, बहुत हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो, ये बहुत सिंपल है भाई, रेलवे में भी बहुत भर भर के क्वेश्चन कर रहा है इससे। क्या है, बहुत सिंपल है यार, लोग फंसे जा रहे हैं। यार देखो क्या कह रहा है, गर्ल को इतना इतना इतना, अब वो लोग क्या करते हैं, एबीसीडी में मैच करते जाते हैं, इसको कुछ नहीं कर रहा है। इसमें देखो, एक लेटर आर मैच कर रहा है, इसमें भी एक लेटर आर मैच कर रहा है। अब इसमें वर्ड में, नंबर में क्या एक लेटर मैच कर रहा है, तो 36 18 74 62 में सिर्फ क्या मैच कर रहा है दोस्त, 6 मैच कर रहा है, तो आर 6 का ये हो जाएगा ना, सिंपल हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट आकृति क्या है भाई, ओवर हो गया ना। अब जीके भी देखना है, तो 29 77 24 62, ठीक है, ये सब। चलिए, तो हम लोग सेक्शन 2 में जाते हैं, क्योंकि हम लोग
ये ना बना लिया 20 बना लिया। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा ना, देखिए कितना वीडियो हो गया यार, आधा घंटा का वीडियो हो गया। तो अब सेक्शन 2 में जाते हैं, चलिए। हाँ चलो, अब यहाँ पे क्या रहा है, पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको, ओके। इसमें छोड़ दिए मतलब फिर आपका सिलेक्शन रुक जाएगा दोस्त। तो चलिए हम लोग करते हैं आपका स्टार्ट, ओके। तो बस पानी पी लेते हैं 2 मिनट। हाँ चलिए, बंगाल में इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए। चित्तरंजन दास, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या रास बिहारी घोष, कौन थे भाई, बताइए। तो आपका ऑप्शन जो 3 है ना वो सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो 3 है वो सही हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो हैं इंडियन एसोसिएशन के जो हैं वो संस्थापक थे, ठीक है। ये कब हुआ था भाई, तो 1876 में हुआ था। ईयर भी पूछ सकता है कि इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था, तो 1876 में। किसके साथ मिलके, तो आनंद मोहन के साथ, ठीक है। आनंद मोहन बोस जो थे उनके साथ मिलके इस स्थापना का स्टार्ट किया, ठीक है। चलिए, अच्छा चित्तरंजन दास क्या थे भाई, तो ये एक गरम मतलब इनको देश बंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को, ठीक है। चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है, देश बंधु। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस आत्मकथा में हुसैन बोल्ट ने अपने जीवन की यात्रा साझा की है दोस्त, ठीक है। तो हुसैन बोल्ट का एक बुक है जो है आपका फास्टर देन लाइटिंग, ये जो बुक है उसमें अपना सारा जो है यात्रा का वृतांत जो है ना शेयर किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुण प्रदर्शित करता है, निम्नलिखित में से किस तत्व के गुण एन के समान है, ठीक है। मतलब जो न्यूलैंड वैज्ञानिक थे ना वो एक अष्टक नियम दिए थे, और कब दिए थे, तो 1865 में दिए थे, ठीक है। याद रखना भाई, ईयर पूछ सकता है, 1865 में जो है न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, ओके। तो और क्या किया था, तो उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में इस चीज़ को समझाया था, ठीक है। मतलब द्रव्यमान के अकॉर्डिंग चीज़ों तत्वों को बांटा था। तो कह रहा है कि एन किस तत्व के गुण एन के समान है, तो भैया पी का, ठीक है। पी तत्व का जो गुण है ना वो एन के समान है यहाँ पे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या कह रहा है कि मुख्य रूप से महाराष्ट्रियों के द्वारा नए साल भाई गुड़ी पड़वा, ये तो सिंपल है। जो महाराष्ट्र में है ना नए साल के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है, आपका गुड़ी पड़वा। चलिए आगे देखते हैं। 1576 में लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से किसे भेजा था, भाई राजा मान सिंह। राजपूतों को कौन हरा सकता है, राजपूत ही हरा सकता है, और कौन हरा सकता है दोस्त, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, राजा मान सिंह, ठीक है। चलिए राजा मान सिंह, ओके। कट जा भाई। चलो भाई 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और राणा मान सिंह, मतलब इतिहास का सबसे फेमस जो है ना वॉर है ये, जय महाराणा प्रताप। आगे, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति के हितों की सुरक्षा की गारंटी देता है, भाई मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे, 6 है ना, 7 थे लेकिन अब 6 हैं। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा 7 को हटाया गया वो आप कमेंट बताइएगा, ठीक है। तो 6 जो है वो ये कह रहा है कि कौन सा अधिकार जो है वो संस्कृत, तो सिंपल है ना भाई, संस्कृति के हितों की रक्षा करना है, तो संस्कृति और शिक्षा शैक्षिक अधिकार, खत्म, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 2 सही है, क्यों इतना दिमाग लगाना। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण में किस राज्य ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, भाई पहला नहीं दूसरा, ठीक है। तो इसमें जो है ना उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरा स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। दूसरा स्थान आपको उत्तर प्रदेश प्राप्त किया था। चलिए अब देखते हैं पहला कौन किया दोस्त, तो पहला था हरियाणा। हरियाणा के छोरे भाई साहब तगड़े होते हैं, तो हरियाणा जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया था, उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान प्राप्त किया था, ओके। चलिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ कहाँ था, तो दिल्ली में हुआ था, ओके। और हुआ कब था, तो 2023 से स्टार्ट हुआ है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है 2023 से स्टार्ट हुआ है और दिल्ली में स्टार्ट हुआ था, ओके। चलो अब कह रहा है कि निम्नलिखित खारे पानी की झीलों में से उनके निर्माण के आधार पर विषम का चयन किया, यानी कि भाई खारा पानी और मीठा पानी का झील। तो एक चीज बताओ, सांभर झील कहाँ है, भारत में है, चिलिका उड़ीसा में, पुलिकट और कोलेरू, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो कह रहा है कि भैया पुलिकट कहाँ है, तो पुलिकट है आपका
सीमा पे पड़ता है, ठीक है, आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का, ठीक है। तो सांभर इसमें विषम का चयन करना है, अलग कौन है? तो भाई ये जो है ना सांभर झील, वो खारे पानी का झील है। हम लोग जानते हैं कि सांभर झील सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन है? सांभर झील होता है। तो आपका सांभर झील क्या है? खारे पानी का जो, और बाकी जो है ना सब मीठा झील है, ठीक है, मीठे पानी का झील है। तो आपका जो ऑप्शन डी होगा ना वो आंसर सही होगा। चिल्का झील हो गया, कोलेर झील हो गया, पुलिकट झील हो गया, ये सब तीनों जो है ये मीठे पानी का झील है, ठीक है, मीठे पानी का झील है। ये जो है ना ये है खारे पानी का सबसे बड़ा झील, खारे पानी का सबसे बड़ा झील, ये तो फेमस है भाई। चलो आगे देखते हैं। यदि कर की दर, ठीक है, यदि कर की दर योग्य आधार के साथ बढ़ती है तो इस प्रकार के कर को क्या कहते हैं? ठीक है, अब बताओ, इंग्लिश से ही समझ में आ जा रहा है प्रोग्रेसिव, अगर कुछ में अगर प्रोग्रेस हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोग्रेस बढ़ेंगे योग्य आधार पे। तो आपका ऑप्शन 2 जो है एकदम सही हो जाएगा। चलिए, फरवरी 2024 तक निम्नलिखित में से कौन से राज्यसभा के उपसभापति थे? भाई सभापति नहीं, उपसभापति, ठीक है। अब राज्यसभा को सभापति कौन होता है? बताइए कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। तो एक्स ऑफिसर चेयरमैन कौन होता है? तो आपका बताइए, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या है? तो हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है, ये है आपके राज्यसभा के उपसभापति। चलिए आगे। अक्टूबर, ये तो करंट से पूछ दिया ना 2023 का, आप लोग क्या ही जानो, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। इंद्रसेन रेड्डी नल्लू को भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो भाई ये जो है त्रिपुरा के थे, ठीक है, त्रिपुरा के हैं राज्यपाल। ओके, चलिए, विनोद मानकरा की डॉक्यूमेंट्री मोहिनीअट्टम अम्मा निम्नलिखित में से किस विश्व प्रसिद्ध मोहिनी अट्टम नर्तकी पर आधारित? देखो, पहला चीज, मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, है ना। तो ये किस नर्तकी पे? तो भाई अब केरल के लोग का नाम भी तो अलग टाइप का होगा ना, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। तो कल मंडलम कल्याणी कुट्टी, देखो थोड़ा सा मैच कर रहा है ना कि अट्टम अट्टम कुट्टी, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन डी है ना एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से गलत युग्म राज्य और लॉ उत्पादन क्षेत्र को पहचाने, मतलब ये जो लॉ क्षेत्र है वो उस राज्य में है कि नहीं है ये बताना है, गलत जो है उसको अलग कर देना है, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या कह रहा है कि भैया उड़ीसा का बादाम पहाड़, ठीक है, एकदम सही है। उड़ीसा का बादाम पहाड़ जो है ना, वो बादाम पहाड़ जो है उड़ीसा में ही पड़ता है। और कौन से जिले में पड़ता है मेरे दोस्त? तो मयूरभंज जिले में पड़ता है। उड़ीसा का एक मयूरभंज जिला है, वहीं पे बादाम पहाड़ जो लॉयस्क है वहाँ पे है, ठीक है। केंद्रमुख भाई बहुत फेमस है, कर्नाटक में है केंद्रमुख, ठीक है। तो कर्नाटक में केंद्रमुख आपका कौन से जिले में है? तो एक है क्या पड़ता है नाम यार, चिकमगलूर, कैसे, हाँ चिकमगलूर, ठीक है, चिकमगलूर जिले में है आपका केंद्रमुख, कर्नाटक में, ठीक है। चलिए, रत्नागिरी, रत्नागिरी, तो भैया रत्नागिरी महाराष्ट्र में नहीं है, कहाँ है? तो रत्नागिरी आपका, अरे सॉरी, मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, ओके। तो आपका ऑप्शन सी जो है गलत हो जाएगा। और बौलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। चलिए, अब क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजवंशों में से किसके सुल्तान ने सॉरी लगभग 1197 ईस्वी में कुवल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था? भाई ये जो मस्जिद का निर्माण है ना किस वंश ने कराया था? तो मामलुक वंश, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मामलुक वंश को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गुलाम वंश, ठीक है। चलो, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें, रत्नागिरी ना। चलिए आगे, पादप कोशिका और कुछ शैवाल कोशिकाओं की कोशिका भित्तियों से होकर गुजरने वाले सूक्ष्म नलिकाएं जो उनके बीच परिवहन और संचार को सक्षम बनाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? मतलब पादप कोशिका में, ठीक है, कुछ शैवाल कोशिका की कोशिका भित्तियों से होकर जो नलिकाएं गुजरती हैं ना, जो परिवहन का संचरण करती हैं, परिवहन और संचरण को सक्षम बनाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? तो पादप कोशिका और शैवालों में पाई जाती हैं। तो क्या होता है? तो भाई देखो, राइबोसोम लाइसोसोम तो जंतु कोशिका में होता है। तो जो ये होता है ना, ये वैसे पादप कोशिका में भी होता है। तो ये होता है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। ऑप्शन जो ए है ना आपका सही हो जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा। चलो, अब एक गलत कथन चुनना है, यानी कि इसमें जो गलत कथन है वो चुनना है। तो पहला देखो, डीएनए के क्रियात्मक खंडों को जीन कहा जाता है, भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा, ये तो सही है, क्रोमैटिन पदार्थ केवल तभी रॉड के आकार के गुणसूत्र में व्यवस्थित होते हैं जब कोशिका विभाजित वाली, हाँ, जब कोशिका विभाजित होता है ना तभी क्रोमैटिन जो पदार्थ है ना वो गुणसूत्र में व्यवस्थित होता है,
ऐसे थोड़ी गुणसूत्र बनता है, जब कोशिका विभाजन होता है तब होता है। अच्छा, गुणसूत्र जो है डीएनए और कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। अच्छा भाई, डीएनए कार्बोहाइड्रेट से बना होता है? नहीं, वो तो न्यूक्लियो टाइट्रेट से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट में उसका कोई अथी नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो सी है गलत है। और क्या, डीएनए अणुओं में कोशिकाओं के निर्माण और संगठन के लिए आवश्यक जानकारी होती है? हाँ, होती है भाई, है ना? तो ये आपका ऑप्शन जो 3 है वो गलत है। और क्या है, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत में किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व 1000 प्रति वर्ग सबसे अधिक है? भाई जनसंख्या घनत्व कहाँ अधिक होगा? आप खुद से एक लॉजिक लगाओ, कहाँ अधिक होगा? भाई 2 जगह बहुत मारामारी चल रही है, जगह को लेकर प्रॉब्लम है, गरीबी है, सब चीज़ें, वो है बिहार और पश्चिम बंगाल। बाकी तो सब बढ़िया है भाई। चलिए आगे देखते हैं। कृष्णराव शंकर पंडित निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? भाई जो कृष्णराव शंकर जी थे, पंडित जी थे, वो किस घराने से संबंधित? घराना का एक वीडियो में स्पेशल लाऊंगा, स्टैटिक जीके में स्टार्ट करूंगा जब लाऊं तो। टोटल घराना, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स, और भी बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं एमटीएस के एग्जाम से पहले लॉन्च करूंगा, बस वो पढ़ लो। मैं गारंटी देता हूँ कि भाई स्टैटिक से बाहर नहीं आएगा मेरे सीरीज, अगर आप फॉलो करोगे तो आपका जो ऑप्शन ए है ना, ग्वालियर घराना, आपका जो ऑप्शन ए है ग्वालियर घराना, वो सही है। चलिए अब देखिए आगे, भारत में कौन सी कार्यपालिका प्रणाली मौजूद है? तो भैया भारत में कौन सी कार्यपालिका मौजूद है? संसदीय है ना, राष्ट्रपति थोड़ी है। राष्ट्रपति तो भाई अमेरिका में है ना, तो संसदीय प्रणाली। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है? वाह, जलमार्ग ये पूछता ही है, ठीक है, नेशनल हाईवे से राष्ट्रीय जलमार्ग, ये सब पूछता क्वेश्चन है। तो आपका जो आंसर होगा ना, वो होगा गोदावरी, कृष्णा नदियाँ और काकीनाडा पुदुचेरी के साथ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है कि भाई ईरानी कप एक प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है जो रणजी ट्रॉफी के विजेता और किस टीम के बीच खेली जाती है? जो ईरानी ट्रॉफी है ना, वो क्रिकेट का ट्रॉफी है, पहली चीज़। ठीक है, तो ये जो रणजी ट्रॉफी के विजेता होते हैं और किस अन्य टीम के बीच खेली जाती है? तो ये जो होता है ना, भारत ए भी नहीं, भारत के बची हुई जो टीम होती है ना, उन्हीं के बीच खेला जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है। ओके, चलिए, 2007 तक गरीबी में 5% की कमी जो है किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? भाई पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन किया है ये। ठीक है, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, सेकंड का क्या उद्देश्य था? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ जो इंदिरा गांधी के टाइम में आया था, वो किस पंचवर्षीय योजना का था? 5वीं था ना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका लेकिन ये जो है गरीबी में 5% की कमी जो है 2007 में। अब भाई 2007 तक, ठीक है, 1951 से स्टार्ट हुआ है, तो 2007 तक जाने में कौन सा लगेगा? आप 5-5 करके ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन हाँ, पाँचवा जो पंचवर्षीय योजना है ना, वो सिर्फ 4 सालों तक रहा था, सिर्फ 4 सालों तक, जो कि इंदिरा गांधी थी, हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना, 2002 से 2007। वैसे भी दिख रहा है यार 2007 तक, तो 2002 से 2007 होगा। ठीक है, ईयर भी मैच करो ना भाई यहाँ पे तो कोई कॉमन सेंस भी लगा सकता है। चलो आगे कह रहा है कि 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी भाई? एनी बेसेंट ने। मतलब कॉमन सेंस है यार, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और एक और होम रूल लीग का स्थापना हुआ था, ठीक है, कौन किया था? बॉम्बे में, ये कहाँ? वो कमेंट बताइएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, भाई यहीं पे है, ऑप्शन है आपका लोकमान्य तिलक। चलिए, आपका 1916 में किया था इन्होंने, ठीक है, बेलगांव में। अब क्या है, तो प्राचीन भारत के महाजनपद काल के दौरान भाग के रूप में जाने जाने वाला निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता था? ठीक है, भाग के रूप में जाने वाला कर, अच्छा, ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि भैया कोई पार्ट के रूप में, ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में अगर आप देखते हो तो आप ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इंग्लिश में चेंज कर देते हैं। तो टैक्स नॉन एज भागा was levied on which of the following during महाजनपदा पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया? यानी कि एंशिएंट इंडिया के काल में महाजनपद के दौरान जो भागा एक तरीके से का कर है, वो किससे लिया जाता था? तो कृषक से लिया जाता था। ठीक है, मर्चेंटों से। ठीक है, यानी मर्चेंट तो व्यापारी हो गया ना, कल्टीवेटर्स से। ठीक है, कल्टीवेटर्स मतलब कृषकों से। ओके, आगे देखते हैं। तो इन 2022 अर्जुन सिंह ध्रुवे वाज ऑनर्ड विद द पद्म श्री अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फोक डांसेस? मतलब वो किस
फोक डांसेस से रिलेटेड थे अर्जुन सिंह, जिनको पद्म श्री अवार्ड मिला था 2022 में। तो भैया किस ये से थे, तो वो थे बैगा, ठीक है, बैगा। चलिए अब इंग्लिश, जीके का पूरा हो गया, अब इंग्लिश आते हैं, ठीक है। चलिए कितना घंटा का यार हो गया, 48। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। इसमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है, यानी कि गलत कौन है, तो भाई कॉन्शियस सही है, सेलिब्रेट भी सही है, आउटबर्स्ट हाँ ये भी सही है, इंटरटेनमेंट ना ना इंटरटेनमेंट गलत है। इंटरटेनमेंट तो भाई हम लोग जानते हैं कि इंटरटेनमेंट ऐसा लिखाता ही नहीं है, कॉन्शियस माइंड तुरंत बोल देगा। इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड बहुत काम आता है यार, लगता है कि ये नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, और सही में नहीं होता है भाई, इंग्लिश में काम करता है कॉन्शियस माइंड। तो इसका स्पेलिंग क्या होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ, ENTERN, ठीक है, ई सॉरी 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 इंटरटेनमेंट होता है ना, ठीक है, TAIN ठीक है, EN ठीक है, ENTER ठीक है, TAINMENT, ये होता है इंटरटेनमेंट। ओके आगे देखते हैं। एंटो ठीक है, साइनोनिम एंटोनिम से पूछ रहा है, तो एंटोनिम ऑफ जियोपार्डी। भाई जियोपार्डी मतलब क्या होता है, देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कोई चीज़ किसी चीज़ का वर्ड मीनिंग याद नहीं है ना, तो आप ऑप्शन इलिमिनेट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है दोस्त, कठोर होता है ना। साइलेंस मतलब मौन होता है, और सेफ्टी मतलब क्या होता है, सुरक्षा, और माइटी मतलब शक्तिशाली, ठीक है। तो भाई माइटी और स्ट्रिक्ट थोड़ा सा तो मैच कर रहा है ना, मैच कर रहा है थोड़ा सा, लेकिन जब दो मैच कर रहे हैं तो वो नहीं हो सकता है। और साइलेंस और सेफ्टी, ठीक है, तो इससे थोड़ा सा विपरीत में लग रहा है सेफ्टी आपका, ठीक है, स्ट्रिक्ट माइटी से थोड़ा सा विपरीत में सेफ्टी लग रहा है, तो ऑप्शन दो ऐसे तो सेफ्टी होगा, ठीक है, मैं ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, तो आपका ऑप्शन जो टी है 2 है ना, आपका सेफ्टी जो है सही हो जाएगा। अच्छा जियोपार्डी मतलब होता क्या है, जियोपार्डी मतलब होता है खतरा, ठीक है, जियोपार्डी मतलब होता है खतरा, इसलिए उसका सेफ्टी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ग्रेसियस, ठीक है, ग्रेसियस, ग्रेसियस मतलब क्या होता है भाई, तो पहला चीज़ हम लोग ऑप्शन पे जाते हैं। पहला चीज़ लॉनली मतलब क्या होता है, अकेला, लॉनली मतलब क्या होता है, सॉरी अकेला, ये नहीं होगा ना, अरे यार ये तो होगा नहीं, तो लॉनली मतलब क्या होता है, अकेला, ये तो होगा नहीं। कीन, कीन मतलब क्या होता है, तो आई एम वेरी कीन मतलब मैं बहुत उत्सुक हूँ, ठीक है, तो कीन मतलब उत्सुक। मिथिकल मतलब क्या होता है, माइथोलॉजिकल, ये मिथिकल होता है ना, पौराणिक चीज़ें। और ये होता है रूड, रूड मतलब क्या, तो भैया बहुत ही अजीब टाइप का आदमी, ठीक है, रूड है एकदम। तो ग्रेसियस मतलब क्या होता है, ग्रेस, किसी को ग्रेस करना, ठीक है, किसी को ग्रेस करना मतलब कि आप क्या कहते हो, ग्रेसियस मतलब क्या करना, किसी को मतलब वो कृपालु है बहुत, मतलब बहुत अच्छा है वो, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो रूड होगा, ठीक है। चलिए अब है कि यहाँ पे क्या फिलअप होगा, ठीक है। द मैनेजर स्विफ्टली ओवरटुक हिम, ठीक है, जो मैनेजर है ना वो ओवरटुक करता है उसको स्विफ्टली, ठीक है, डैश effortlessly past the skinny Englishman with a practiced ease, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखो जब हम किसी को ओवरटुक करते हैं ना, तो वो होता है, देखो द मैनेजर स्विफ्टली ओवरटुक हिम काइंडलिंग इफोर्टलेसली, तो काइंडलिंग क्या होता है भाई, काइंडलिंग कुछ मीनिंग नहीं बैठ रहा, डॉडलिंग ये भी मीनिंग नहीं बैठ रहा, स्लाइडिंग, हाँ किसी को स्लाइड करके मैं ओवरटुक हो गया, होता है ना, तो आपका जो 3 है ना, आपका ऑप्शन 3 जो है एकदम सही हो जाएगा। चलिए अच्छा इसमें हम क्या रूड होगा ना, चलिए ठीक है आगे। अब है एंटोनिम पूछ रहा है वेनम का, भाई वेनम मतलब क्या होता है, वेनम मतलब क्या होता है बताओ। हम लोग जानते हैं वेनम मतलब जहर होता है, सांप काटता है ना, तो वेनम का इंजेक्शन दे दीजिए मुझे, ठीक है, तो वेनम मतलब जहर होता है, तो भाई एंटोनिम पूछ रहा है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, तो बेनेवोलेंस, जहर का तो बेनेवोलेंस होता ही है, बेनेवोलेंस तो सब लोग जानते हैं क्या होता है, भलाई करना किसी का, है ना, अच्छा करना। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए अब है कि द सक्सेस एंड अचीवमेंट्स ऑफ अ स्कूल मोस्टली क्रेडिट ऑन इट्स एक्सपीरियंस एंड रिसोर्सफुलनेस, मतलब जो सक्सेस और अचीवमेंट्स होता है किसी एक स्कूल का अधिकतर क्या किस पर डिपेंड, ऑन इट्स एक्सपीरियंस
मोस्टली डिपेंड ऑन होगा ना, कि मोस्टली जो है डिपेंड करता है इसके एक्सपीरियंस पे, मतलब किसी भी स्कूल का जो सक्सेस है, अचीवमेंट है, वो डिपेंड करता है उसके एक्सपीरियंस पे और रिसोर्स पे, ठीक है, उसके पास रिसोर्स कितना है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन डी है सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि द पोएट वॉज एबल टू कंपोज द लॉन्ग पोएम इन अ ट्रैंक्विल एटमोसफेयर, मतलब जो, अच्छा ये क्या कह रहा है कि ईरर फाइंड करना है, अच्छा यहाँ पे ईरर फाइंड करना है दोस्त, ठीक है। तो क्या होगा, द पोएट वाज, सही है भाई। अच्छा इसमें मीनिंग में ओ स्पेलिंग एरर, ओ तो पोएट सही है, वॉज भी सही है, एबल भी सही है, टू कंपोज भी सही है, द भी सही है, लॉन्ग पोएम भी सही है, इन ट्रैंक्विल एटमोसफेयर भी सही है। अगर आपको ट्रैंक्विल का मीनिंग नहीं पता है ना, तो बाकी सब का मैच कर लो ना, बाकी सब तो सही है, तो आपका ट्रैंक्विल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कह रहा है रेक्टिफाई करो, ऐसे दिया भी है, लेकिन अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, अब आपको रेक्टिफाई करना होगा, मैं क्वेश्चन से पढ़ा नहीं था। तो ट्रैंक्विल का रियल, अच्छा ट्रैंक्विल मतलब होता क्या है, ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है, तो भाई ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत, काम, ठीक है। तो ट्रैंक्विल का जो वर्ड मीनिंग होगा ना वो क्या होगा, तो इसका जो वर्ड मीनिंग होगा टी, ठीक है, आर, ओके, ए एन क्यू, ठीक है, यू आई एल। आपका जो ऑप्शन ए है ना एकदम सही हो जाएगा, TRANQUIL, ओके। आगे कह रहा है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मैनी कंटेन एन ईरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन ईरर, मतलब ईरर फाइंड करना सीधे से। ही विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीचेस हिज होम, भाई बताओ बताओ, ही विल बी वेटिंग, ठीक है, फॉर मी, सही है भाई, क्या दिक्कत है, व्हेन आई रीचेस होम, नहीं 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 भाई, ये जो है ना, ये है कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट नहीं होता है, वो होता है प्रेजेंट, ठीक है। वो क्या होता है दोस्त, तो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन गलत कौन होगा, आई रिचेस हिज होम, ये जो है आपका ऑप्शन जो सी है ना वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही क्या होगा, तो आई रिचेस, ठीक है। लेकिन आई रिचेस ये सही है, लेकिन अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, आई रिचेस ये तो पास्ट में कहाँ है, ये तो प्रेजेंट में ही है, ठीक है। तो गलती क्या है फिर, ही विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रिचेस हिज होम, ओके। तो इसमें गलती क्या है कि हाँ हाँ हाँ, आई के साथ रिचेस ई एस कहाँ से लगेगा दोस्त, यही तो मैं समझ नहीं आ रहा था। हाँ अभी मैं भाई आई के साथ ई एस थोड़ी लगता है, तो यहाँ पे सिर्फ रीच होता, ठीक है। चलो, वो तेरे गलती क्या है भाई, कंडीशनल में प्रेजेंट होता ही है, ठीक है, मेरे को लगा पास्ट दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ा नहीं मैं, तो दिया ये फिर प्रॉब्लम क्या है, तो फिर यहाँ देखा कि आई के साथ ई एस लगा दिया है, तो गलत हो गया, तो कॉमन मिस्टेक था। चलो, अब कह रहा है कि ऑल इन द सेम बोट, भाई इसका एडीएम्स फाइंड करना है, मतलब एडीएम इसका क्या होगा कि हम लोग सभी एक ही बोट में हैं, ऑल इन द सेम बोट, ओके। चलिए, तो अब देखिए ये क्या कह रहा है भाई, तो अगर हम इसको ऑप्शन के थ्रू जाए ना तो हम लोग बना सकते हैं, कह रहा है व्हेन एवरीवन इज डीलिंग विद द सेम सिचुएशन, सही चीज़ है, लग रहा है भाई मैच कर रहा है। व्हेन एवरीवन हैज टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, मतलब हम लोग को फिर से स्टार्ट करना होगा, ये भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है। व्हेन अ टास्क कैन बी कंप्लीट टुगेदर, व्हेन अ टास्क कैन बी, नहीं 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 ये नहीं। व्हेन एवरीबॉडी इज ट्रैवलिंग इन द सेम व्हीकल, ये तो हो ही नहीं सकता, फालतू, एक हमेशा फालतू देता ही है, तो आपका जो ऑप्शन डी है ना वो एकदम फालतू है। तो इसका जो होता है ना वो होता है व्हेन एवरीवन इज डीलिंग विद द सेम सिचुएशन, ठीक है। आपका जो ऑप्शन ए है ना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि सी, ठीक है, डैश हर कीज ऑन द किचन काउंटर, मतलब कि जो अपना जो चाबी है ना दोस्त वो किचन काउंटर पे रख दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेज होगा, लेड होगा, लाइन होगा कि लिन होगा, बताइए क्या होगा, क्या होगा भाई। तो यहाँ पे होगा सी लेड हर कीज ऑन द किचन काउंटर, यानी कि वो अब किचन काउंटर पे, यहाँ पे पास्ट फॉर्म होगा ना, सी लेज हर कीज नहीं होगा, यहाँ पे लेड होगा, ओके, यहाँ पे पास्ट फॉर्म होगा। चलिए आगे देखते हैं, तो द न्यू स्मार्टफोन इज एब्सोल्युटली बेस्ट देन, भाई बेस्ट देन कहाँ होता है, बेटर देन होता है। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोग पूछेंगे कि यहाँ पे पास्ट क्यों हुआ, क्योंकि वो काम हो चुका है ना, क्योंकि वो चाबी को लेट कर चुकी है, फेंक चुकी है, मतलब रख चुकी है, इसलिए लेट हुआ। लाइंग क्यों होगा, लाइंग, अरे यार ऐसा क्यों, लाइंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईज चाहिए होगा ना उसके लिए, ईज एम आर चाहिए होगा। लेज रखती है, तो
अगर लेज रखना होगा ना तो फिर यहाँ पे कोई आपको हैबिचुअल सेंटेंस रखना होगा, एवरीडे या कुछ भी, मतलब ऐसा काम जो डेली होता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। और लेन तो होगा नहीं, सेकंड फॉर्म लीड होता है। चलिए, द ब्रेव एंड करेजियस सोल्जर्स ऑफ आवर मदरलैंड फेल इनटू द एनिमी एंड वॉन द ऑन द बैटल। मतलब इसमें क्या करना है भाई, तो आपका ये चूज करना है, ग्रामेटिकल एरर चूज करना है। ओके, तो भाई द ब्रेव एंड कॉरेजियस सोल्जर्स सही है, ऑफ आवर मदरलैंड मतलब मेरी मातृभूमि के, ये भी सही है। फेल इनटू द एनिमी नहीं नहीं नहीं, ये पास्ट में है तो फेल नहीं होगा, फॉलन इनटू। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त आपका फेल, नहीं नहीं सेकंड नहीं होगा, मतलब इसका जो फ्रेजल वर्ब होगा ना वो अलग होगा। ठीक है, इनटू नहीं होगा, फेल अपॉन होगा। ठीक है, तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है, फेल इनटू द एनिमी नहीं होगा। चलिए आगे कह रहा है कि वेन एवर एड्रेस्ड सी कम्स डैश एंड परफॉर्म्स अ डैश इन अ ग्रेट वे। अच्छा, वेन एवर एड्रेस्ड मतलब यार बाद में आता हूँ, हाँ ठीक। वेन एवर, हाँ देखते हैं, वेन एवर एड्रेस्ड सी कम्स, फिर उसके बाद गैप है, उसके बाद एंड परफॉर्म्स आर इन ग्रेट वे। मतलब इसमें क्या फील करेंगे हम लोग, फोर्थ रोल। ठीक है, फोर्थ रोल क्या फील करेंगे, इसमें स्पेलिंग वाला बात है। ठीक है, तो देखो फोर्थ मतलब होता क्या है पहले समझो। फोर्थ मतलब होता है आपका आगे की ओर। ठीक है, आगे की ओर, और रोल मतलब क्या होता है, भूमिका निभाना। ठीक है, तो वेन एवर एड्रेस्ड सी कम्स फोर्थ एंड परफॉर्म हर रोल इन अ ग्रेट वे। तो रोल क्या होता है, आर ओ एल ही होता है ना, आर ओ डबल एल थोड़ी होता है, आर ओ एल ही होता है। अच्छा, अब फोर्थ होता है एफ ओ आर टी एच, नो कि एफ ओ यू आर टी एच क्या हो जाता है, फोर्थ। ठीक है, नंबर हो जाता है ना वो। चलिए, अब कह रहा है भैया अंडरलाइन का करेक्ट एस्पेक्ट, मतलब सेल्फ स्टीम इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वंस लाइफ। एस्पेक्ट मतलब क्या होता है, पता है ना कि ये मेरे लाइफ एस्पेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या होता है एस्पेक्ट, मतलब आपका पहलू ना, कि ये मेरे लाइफ का पहलू है। तो एस्पेक्ट, ये एस पी सी गलत वर्ड है, आपका जो ये होता है ना, इसका वर्ड मीनिंग जो होता है ना वो होता है ए एस पी ई सी टी एस्पेक्ट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं, द कीज वेयर लाइज ऑन द टेबल, मतलब जो कीज था ना वो टेबल पे लाइज था। ठीक है, वेयर लाइज, तो भाई पहला चीज वेयर के साथ लाइज तो होगा ही नहीं, वेयर के साथ लाइज तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा भाई, तो लाइंग होगा ना, क्योंकि इज एम आर वाज वेयर के साथ फोर्थ फॉर्म लगता है, तो लाइंग ऑन द टेबल। ओके, मनीष हैज बीन अप्लाइंग फॉर कॉलेजेस एवर सिंस ही पास्ड हिज एंट्रेंस टेस्ट इन मार्च। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या कह रहा है कि ग्रामेटिकल एरर, तो मनीष हैज बीन प्लेइंग, सॉरी, मनीष हैज बीइंग अप्लाइंग। तो भाई मेरे, अगर इस सिंस और फोर जब भी आ जाता है, यानी कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज बीन आता है ना, तो बैंक कहाँ से आएगा, तो आपका ऑप्शन 3 का आता है। चलिए, देयर आर सेवरल पीपल हु फाइंड देमसेल्फ अ डोमिनेटिंग पर्सन इन अ ग्रुप, मतलब कि बहुत सारे लोग जो है ना जो अपने आप को क्या एक डोमिनेटिंग पर्सन ग्रुप फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक इडियम, इसका जो अंडरलाइन जो है उसका एक परफेक्ट इडियम मेरे को बताओ। ठीक है, चलिए मतलब इसका क्या, देर, अच्छा पहले मीनिंग समझो कि कहना क्या चाह रहा है। देयर आर सेवरल पीपल मतलब, ठीक है, बहुत सारे लोग हु फाइंड देमसेल्फ अ डोमिनेटिंग पर्सन इन अ ग्रुप। अच्छा, अ बोन ऑफ कंटेंशन ये नहीं होगा, ए मैन ऑफ इज वर्ड ना, कुक ऑफ द वॉक, हाँ ये हो सकता है। कुक ऑफ द वॉक मतलब क्या होता है दोस्त, कुक ऑफ द वॉक मतलब होता है आपका कि मतलब क्या बोलते हैं इसको यार, हिंदी में कैसे समझाएं, कि मतलब हमेशा एक शान में रहेगा, एक जोश में रहेगा, है ना, क्या बोल सकते हैं, मतलब एक होता है ना अकड़, अकड़ में रहने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो देयर आर सेवरल पीपल हु फाइंड देमसेल्फ अ कुक ऑफ द वॉल्क। ठीक है, आपका सी जो है ऑप्शन सही होगा, यानी कि अकड़ में रहने वाला व्यक्ति, हिंदी में ऐसा बोल सकते हो, अकड़ में रहने वाला व्यक्ति। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि द पेंसिल हैज अ टिप मेड ऑफ, मतलब जो पेंसिल होता है वो किसका बना होता है, मेड ऑफ व्हाट, पेंसिल का टिप, पेंसिल का जो टिप होता है ना वो किसका बना होता है, तो भैया मेड ऑफ लेड। ठीक है, जो लेड होता है ना वो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से बना होता है ना, तो वो लेड हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है स्टील का थोड़ी बना होता है भाई। चलो अब कह रहा है
कि जारेड डेलिबरेटली मतलब क्या होता है, जानबूझ के, सेट फायर टू अ प्रॉपर्टी एंड गॉट अरेस्टेड बाय द पुलिस, मतलब कि जानबूझ के भाई सेट फायर मतलब आग लगाना, ठीक है, टू अ प्रॉपर्टी मतलब जानबूझ के आग लगाया भाई, तो अरेस्टेड कर लिया गया। तो उसका कह रहा है कि एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द, मतलब इसका एक मीनिंग में अगर हमको अर्थ निकालना होगा तो क्या होगा, तो एर्सन हो जाता है, ठीक है। एर्सन मतलब होता है कि जानबूझ के करने वाला, ठीक है, जानबूझ के किया गया कोई काम, ठीक है, आगजनी करना किसी को, ठीक है, यानी कि अगर आप आग लगा रहे हो जानबूझ के, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एर्सन, आगजनी करना, ठीक है, जानबूझ के। आगे कह रहा है कि द अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क, द ट्यूब इन लंडन इज सेड टू बी एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट इन लंडन, या द मोस्ट एक्सपेंसिव, या फिर आपका द एक्सपेंसिव, क्या होगा भाई बताइए। इसमें क्या होगा, तो द अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क, इसमें जो ट्यूब है ना इन लंडन सेड टू बी एक्सपेंसिव, द मोस्ट एक्सपेंसिव, द एक्सपेंसिव, या मोर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव सॉरी। तो ये जो है ना आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि सारा सवाल मैं ही नहीं बनाऊंगा, आप भी कुछ बनाइए, ठीक है, क्योंकि आप मुझे भी लगे कि हाँ आप वीडियो देख रहे हो। ओके, तो आप कमेंट में इसका 45 का आंसर आप जरूर दीजिएगा, 45 का आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा मुझे, ठीक है। चलिए क्या देखते हैं। अच्छा, ये है भाई, बहुत सिंपल होता है, लेकिन लोग पता नहीं क्यों इसको बोलते हैं बहुत हार्ड 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 हार्ड। कुछ हार्ड नहीं होता, सिंपल होता है ये। क्या कह रहा भाई, देखो पढ़ते हैं, चलिए। किधर से है, हाँ, ही न्यू एवरी वन ऑन द आइसलैंड, मतलब वो सभी को आइसलैंड में जानता है। वेन एवर इज कार स्टॉप, जब भी उसका कार रुकता है, हाफ अ डजन वॉइसेस, मतलब कम से कम आधे दर्जन जो आवाज़ जो है ना, तो डैश शूट आउट हिज नेम, मतलब आधे दर्जन लोग जो हैं उसका नाम पुकारते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैन होगा, शुड होगा, वुड होगा कि कुड होगा, ठीक है। तो देखो, जो एक वुड होता है ना दोस्त, तो वुड का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जब आप पढ़ेंगे, आप मॉडल्स पढ़ेंगे, ठीक है, मॉडल्स पढ़ेंगे, तो उसमें आप वुड का जब हम देखते हैं, तो वुड ऐसा जगह यूज होता है जहाँ पे आप रेगुलर वर्क हो रहा है। तो ये कह रहा है ना कि सब वहाँ उसको जानते हैं, और डेली वो अपना कार स्टॉप करता होगा, तो और डेली उसको देख के लोग, है ना, आवाज़ उसका पुकारते होंगे, तो आपका वुड जो है ना सही हो जाएगा, यानी कि एक ऐसा चीज़ जो हमेशा होते रहा होता है ना। चलिए, policemen, agriculture laborers of low social status and priest wave and smile, मतलब जो पुलिसमैन है, एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, ठीक है, ऑफ लो सोशल स्टेटस के, एंड प्रीस्ट जो हैं वेव्स एंड स्माइल, स्माइल करते हैं, और क्या दोस्त, तो स्माइल करते हैं एज ही पास्ट, ठीक है, जैसे ही वो गुजरता है, एज ही पास्ट, सो ही पास्ट थोड़ी होगा, मतलब नहीं होता है कि जैसे ही वो गुजरता है ना, तो पुलिसमैन, एग्रीकल्चर जो लोग हैं उसको देख के क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं, ठीक। एवरीवन ग्रीटेड हिम एज अ ब्रदर, मतलब उसको अपने भाई के जैसा ग्रीट करते हैं उसको। दे रिस्पेक्टेड हिज ऑनेस्टी एंड बेलिगरेंस एंड एबव ऑल द adored this is typically Greek scorn and fearlessness when dealing with any, और थर्ड है ना, अभी सेकंड तो हो गया, थर्ड, हाँ, विथ एनी, क्या होगा, तो भैया मतलब वो जब वो डील करता है ना वो, ठीक है, जब वो डील करता है तो डीलिंग विथ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ना फॉर्म थोड़ी होगा, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का प्रकार, ठीक है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रेड टेप, ठीक है, फॉर्म होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और क्या है, ऑन अराइवल टू ऑफ आवर केसेस, ठीक है, containing, अच्छा आगे देखते हैं, containing linen and overthinking has been क्या, तो क्या होगा, बाय द कस्टम्स ऑन द क्यूरियस ग्राउंड दैट मे वेयर मर्चेंडाइज, ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि भाई ऑन अराइवल टू ऑफ आवर केसेस, ठीक है, मतलब टू ऑफ आवर केसेस कंटेनिंग लाइनेन एंड अदर थिंग्स हैड बीन, क्या होगा, तो ये हो जाएगा कॉन्फिस्केटेड। अच्छा, कॉन्फिस्केटेड मतलब क्या होता है, यानी कि ये जो होता है कि अथॉरिटी के द्वारा होता है, ठीक है, मतलब जो कस्टम होल्ड करता है, मतलब जो कस्टम लोग होल्ड करते हैं ना, उसको बोलते हैं कॉन्फिस्केटेड, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 3 जो है ना सही हो जाएगा। अब 50 क्या है, तो क्या है दोस्त,
हाँ, मदर टोल्ड स्पीरो, ठीक है, डैश आवर केसेस, मतलब जो है ना, मदर जो है अपने स्पीरो को कहती है अपने केस के बारे में, केस के बारे में कहेगी ना, इन द कस्टम एंड आस्क्ड फॉर हिज एडवाइस, मतलब अपने कस्टम के बारे में स्पीरो को कहती है, कस्टम में जाके कहती है और एडवाइस लेती है, तो अब आउट हो जाएगा इसका, ठीक है, यानी कि आपका सारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। तो वीडियो भी 1 घंटा हो गया, तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। और ये तो पहला सीट है, ठीक है। अगर आपको मैथ और रीजनिंग का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए होगा तो वो भी बताइएगा। सिर्फ मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन मैं अपने तरीक़ों से बना कर दूंगा, ठीक है। और भी अगर प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि मेरे पास सारे प्रीवियस पेपर हैं, ठीक है, तो अगर आपको पूरा सीरीज चाहिए एमटीएस के प्रीवियस ईयर पेपर का, तो आप कमेंट में यस बोलिएगा कि या आई नीड, तो मैं सारे एमटीएस का प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्यूशन ऐसे ही दूंगा, ठीक है। चलिए, आप अगर वीडियो लंबा हो रहा होगा तो आप 2x पे देख लीजिए, ठीक है, लेकिन वीडियो देखिए, आपको ही फ़ायदा होगा, ठीक है। एग्जाम में बैठोगे तब समझ में आएगा कि हाँ, पीवाईक्यूज़ किया मैंने, तो उसके अनुसार मुझे बहुत फ़ायदे मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पीवाईक्यूज़ में जैसे क्या होता है ना कि अभी हम लोग वर्ड मीनिंग देखें, तो यही देखें, आपका वुड का देखें, ठीक है। तो वुड का हम अभी यहाँ पे हम क्या आपको बताएं कि जो वुड का यूज़ होता है ना, वो होता है कि जो रेगुलर होता है काम, ठीक है, तो उसके बारे में बताएं। चलिए, अच्छा ये क्या है, द अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क, द ट्यूब, तो आपको बनाना है। चलिए, अब देखो, एरसन, एरसन मतलब क्या होता है कि आगजनी करना, तो ऐसे ही क्या होता है ना, अब इसी में से एक इंसोमानिया है, इंसोमनिया, डेमेंटिया, यहीं से कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका साइनोनिम्स क्या होता है, इसका एंटोनिम्स क्या होता है, ठीक है। अब ये देखो, कॉक ऑफ द वॉक, मान लीजिए आपके क्वेश्चन में पूछ देता है कि कॉक ऑफ द वॉक मतलब क्या होता है, ठीक है, तो आपको पता रहेगा तभी ना, तो यानी पीवाईक्यू से पूछता है, तो आप लोग लगाइए पीवाईक्यूज, बहुत फ़ायदा होगा आपके एग्जाम टाइम में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को अब खत्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय श्री राम, ओके बाय।